नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अरविंद सुलानिया, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय श्री गंगानगर। आज आपको आधुनिक भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक धन निष्कासन के बारे में बताऊंगा। भारत में अंग्रेजी आर्थिक नीतियों का एक सीधा प्रभाव यह पड़ा कि इसके चलते भारतीय धन का निष्कासन हुआ। 1757 के पूर्व यूरोप और अंग्रेजी व्यापारी विदेशों से भारत में धन लाते थे। इसका कारण यह था कि प्लासी की वजह से पूर्व यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग बहुत अधिक थी, विशेषकर भारतीय सूती एवं रेशमी वस्त्रों की। यूरोप के व्यापारी बाहर से धन लाकर इन वस्तुओं को खरीदकर अपना मुनाफा काटकर इसे विदेशी बाजारों में बेचते थे। परंतु बंगाल में कंपनी की सत्ता की स्थापना ने इस स्थिति को बदल दिया। अब विदेशों से धन आने की बजाय यहाँ से ही धन अत्यधिक मात्रा में इंग्लैंड जाने लगा। इसे ही धन का निष्कासन कहा जाता है। भारतीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। अंग्रेजों से पूर्व भारत में आने वाली विदेशी शक्तियाँ जैसे ग्रीक, शक, कुषाण, हूण, अरब, तुर्क, अफगान, मुगल में से ज़्यादातर भारत में ही बस गए और इसे ही अपना घर बना लिया। परिणाम स्वरूप इन शासकों ने कृषि, उद्योग, कला पर देश से प्राप्त होने वाले राजस्व का अधिकांश खर्च किया। उन लोगों ने कृषि के विकास, सिंचाई के विकास, औद्योगिक विकास को भी प्रोत्साहित किया। सबसे बड़ी बात तो इन लोगों ने भारतीय धन का सदुपयोग किया या दुरुपयोग, लेकिन वो भारत के लिए किया और भारत के अंदर ही किया। परंतु अंग्रेज हमेशा विदेशी बने रहे। वो भारत को अपना एक उपनिवेश समझते रहे और इसके शोषण करते रहे। ऐसी क्रूर और शोषक व्यवस्था सिर्फ ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंतर्गत भारत में हुई। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक दुष्प्रभाव आर्थिक क्षेत्र में पड़ा था। धन निष्कासन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रतिपादित किया था। दादा भाई के अतिरिक्त विलियम डिग्वी ने और रमेश चंद्र दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया में इस सिद्धांत का समर्थन किया। धन निष्कासन से अभिप्राय है ब्रिटिश काल में विभिन्न माध्यमों से जो धन इंग्लैंड को गया और जिसका कोई व्यापारिक, आर्थिक और भौतिक लाभ भारत को नहीं मिला, उसे ही धन निष्कासन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये धन निष्कासन किन साधनों के माध्यम से हुआ। धन निष्कासन का पहला माध्यम कंपनी के द्वारा अपने भागीदारों को दिया जाने वाला लाभांश था, जो प्रतिवर्ष दिया जाता था, जिसका भुगतान भारतीय राजकोष से ही होता था। 1833 के चार्टर एक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि कंपनी के द्वारा अपने भागीदारों को 1874 तक प्रति वर्ष 6,30,000 पाउंड लाभांश के रूप में दिया जाएगा। कंपनी के द्वारा विदेशी ऋण पर दिया जाने वाला ब्याज धन निष्कासन का एक अन्य माध्यम था। 1858 में कंपनी पर विदेशी ऋण 7 करोड़ पाउंड था, जो 1900 तक बढ़कर 2 लाख पाउंड हो गया। यह ऋण ब्रिटिश सरकार जो भारत में लड़े गए युद्धों के लिए लिया गया था, जिसका कोई लाभ भारतीय जनता को नहीं मिला। यही नहीं बल्कि रेलवे आदि रचनात्मक कार्यों के लिए भी जो ऋण लिया गया था, ये सब अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए लिया था। इसका कोई भी लाभ भारतीय जनता को नहीं मिला। ब्रिटिश अधिकारियों को जो वेतन, भत्ते और पेंशन मिलती थी, वह भी धन निष्कासन का एक अन्य महत्वपूर्ण माध्यम थी। ब्रिटिश अधिकारी को इतना अधिक वेतन और भत्ते मिलते थे कि बचत के रूप में वे एक बड़ी धनराशि इंग्लैंड को भेजते थे, जो धन निष्कासन का एक माध्यम होती थी। भारतीय सरकार के द्वारा अपने सैनिक और असैनिक विभागों के लिए जो सामान इंग्लैंड से लाया जाता था, वह भी धन निष्कासन का एक महत्वपूर्ण माध्यम था। भारतीय सेना के लिए आवश्यक बंदूक, तोप, गोला बारूद और रेलवे के लिए पटरियां, इंजन, डिब्बे आदि सभी सामान इंग्लैंड से खरीदे जाते थे, जिनका भुगतान भारतीय कोष से ही किया जाता था। इस प्रकार यह भी धन निष्कासन का एक माध्यम रहा। 1813 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया और 1833 में मुक्त व्यापार की नीति को लागू कर दिया गया और अंग्रेजों को भारत में स्थायी रूप से बसने
और संपत्ति जमीन जायदाद खरीदने की इजाज़त दे दी गई। इसके बाद अंग्रेज पूंजीपतियों द्वारा व्यापार और विभिन्न उद्योगों में जो धन यहाँ लगाया गया, उस पर जो लाभांश मिलता, वह भी धन निष्कासन का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया। ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य इन ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा ब्याज के रूप में हर वर्ष लगभग 30 से लेकर 60 करोड़ रुपए लाभ के रूप में इंग्लैंड भेजा गया। ब्रिटिश बैंकों, बीमा कंपनियों और नौ परिवहन कंपनियों द्वारा, जिन पर इंग्लैंड का एक अधिकार था, भारत में जो लाभ कमाया जाता था, वह भी धन निष्कासन का एक बड़ा माध्यम था। दादा भाई नौरोजी ने माना है कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से लेकर 1865 की अवधि में कुल 150 करोड़ पाउंड की धनराशि इंग्लैंड को भेजी गई। विलियम डिग्बी ने माना है कि 1757 से 1815 के बीच भारत से लगभग 100 करोड़ पाउंड की धनराशि का निष्कासन इंग्लैंड को हुआ। इस प्रकार हमने देखे कि अलग अलग माध्यमों से भारत से धन का निष्कासन इंग्लैंड को होता था, जिसका कोई भौतिक आर्थिक लाभ भारत को प्राप्त नहीं होता था। अब हम बात करेंगे कि धन निष्कासन का क्या प्रभाव पड़ा। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारत आर्थिक दृष्टि से अत्यंत कमजोर हो गया और दादा भाई नौरोजी ने इसे अभिष्टों में अभिष्ट की संज्ञा दी है और इसे भारत की गरीबी का प्रमुख कारण माना है। प्रोफेसर इरफान हबीब ने कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में लिखा है कि धन निष्कासन भारतीय किसानों की दुर्दशा का एक मुख्य कारण है। उनका मानना है कि अंग्रेजों ने भारत से जो धन इंग्लैंड को भेजा, धन कमाने के लिए किसानों पर जो अत्यधिक भूमि कर लगाया, इसके परिणाम स्वरूप ही किसान आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। धन निष्कासन के परिणामस्वरूप भारत से धन की जो कमी हो गई, उसके परिणामस्वरूप भारत का पर्याप्त औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। भारत में धन निष्कासन के कारण ही बेरोजगारी की दर बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसी कारण भारत में अकाल भी पड़ा। दादा भाई नेहरू ने इसे अंग्रेज द्वारा भारत का रक्त चूसने की संज्ञा दी है। अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भी अंग्रेजों की इस नीति की तीखी आलोचना की है। जो साम्राज्यवादी विचारधारा वाले लेखक हैं, उन्होंने आर्थिक शोषण के सिद्धांत को नकारा है, परंतु यह निर्विवाद है कि अंग्रेजों ने भारत का आर्थिक शोषण किया। सरकारी आर्थिक नीतियों के कारण संपदा का निष्कासन करने से भारत दरिद्र हो गया। संपदा के निष्कासन के परिणामस्वरूप भारत में पूंजी संचय नहीं हो सका, जीवन स्तर लगातार गिरता गया, गरीबी बढ़ती गई। यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि 19वीं 20वीं शताब्दी में भारत में अनेक अकाल पड़े, जिसमें लाखों व्यक्तियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। देश में अनाज रहने के बावजूद भी जनता के पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। परिणामस्वरूप गरीबी में वृद्धि होती गई। राजस्व बहुत ही कम भाग गांवों में खर्च होता था। धन निष्कासन का बुरा प्रभाव यह हुआ कि जनता पर करों का बोझ अत्यधिक बढ़ गया, जिसके साथ साथ भारत में कुटीर उद्योगों का विनाश होता गया। भूमि पर अत्यधिक दबाव बढ़ गया और भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या में अपार वृद्धि हो गई। भारत की इस दयनीय स्थिति के लिए धन निष्कासन ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाता है। धन्यवाद।